कल हमने देखा था फंक्शन में मोस्टली हमने देखा था कि क्या सीक्वेंस रहता है, किस तरीके से ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन और फॉर द श्वसन। आज हम देखेंगे किस तरीके से जो मैकेनिज्म होता है ना, एक्सपिरेशन चाहे इंस्पिरेशन हो, उसके बाद गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है, राइट, और कैसे वो पूरे शरीर में पहुंचता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, कैसे ऑक्सीजन इन होता है ना। तो ये सारी प्रोसेस को आज हम देखेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है श्वसन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। लंग्स तक हमने कंप्लीट किया था, किस तरीके से लंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये जो इनके मसल्स होती हैं, ब्रोंकाइज हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, ये सारे हमने देखा था। क्लियर है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है श्वसन के दौरान, जिसमें श्वसन क्रिया दो भागों में होती है। सबसे पहले इंस्पिरेशन और फिर एक्सपिरेशन, जिसको हम प्रश्वसन कहते हैं और निश्वसन कहते हैं। प्रश्वसन क्या है? इंस्पिरेशन के दौरान इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं एवं डाइफ्राम दोनों नर्व से स्टिमुलेशन होकर साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन सी? एक तो इंटरकोस्टल मसल्स और सेकेंड डाइफ्राम। ये दोनों एक साथ जो नर्व्स के स्टिमुलेशन होती है नर्व्स के थ्रू, उसके साथ साथ ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे आपका थोरेसिक कैविटी का आयतन, जो स्पेस होता है, वो बढ़ जाता है, राइट। और फेफड़े जो इलास्टिक होते हैं, इस बढ़े हुए खाली स्थान को भरने के लिए फैलते हैं, है ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो थोरेसिक कैविटी क्या हुआ, उसका स्पेस बढ़ जाएगा, राइट। और जब उसका स्पेस बढ़ा तो जो आपके लंग्स हैं, लंग्स क्या है? इलास्टिक है। तो लंग्स क्या होगा, वो भी जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए फैलता है, राइट। इनके फैलने से वायु जो होती है वो क्या, पथों और फेफड़ों में विद्यमान जो एल्वोलाई में दाब प्रेशर बाह्य वातावरण वायु के दबाव प्रेशर से कम हो जाता है ना। एल्वोलाई में जो प्रेशर है वो बाहर से कम हो जाता है, राइट, जो एल्वोलाई। तो जिससे बाह्य वातावरण वायु क्या होती है, खींचकर एयर पाथ में आ जाती है। क्लियर है? वो खींचती हैं और प्रेशर, कम प्रेशर की वजह से वो अंदर की तरफ खींची हुई चली आती है। और कहाँ प्रवेश करती है? जिससे बाह्य वातावरण में वायु खींचकर अंदर एयर पाथ से होकर फेफड़ों के वायु कोष में प्रवेश हो जाती है। क्लियर है? जो एल्वेओले है उसमें ये एंटर हो जाती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? इंस्पिरेशन कहलाती है, क्योंकि इसी के द्वारा बाह्य वायु फेफड़ों के भीतर खींच आती है। समझ आया किस तरीके से हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्शन हुआ, किसमें? जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डाइफ्राम। तो उससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा। क्लियर है? और जब बढ़ा, जब स्पेस बढ़ा तो क्या होगा, और जो आपके लंग्स है, स्पेस बढ़ते ही जो आपके लंग्स जो ऑलरेडी इलास्टिक है वो उसको भरने के लिए फैलेगा, राइट। तो भरने के लिए जब फैलेगा तो उसका एक्सपेंशन होगा लंग्स का। तो जब लंग्स में एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जो चीजें ज्यादा दबाव वाली होती है उसमें प्रेशर क्या होता है? यस। जो जिसमें प्रेशर होगा वो क्या होगा, जैसे दबाव पड़ रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड होते ही क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ उससे क्या होगा, जो बाहरी ये वायु है उसको अंदर की तरफ खींचेगा, है ना। जो बाहर एयर है उसको वो अंदर की तरफ खींचेगा। आपने फिजिक्स का लॉ पढ़ा होगा, जो नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि फिजिक्स का लॉ ये कहता है कि जो
जहां पे क्या होता है, दबाव कम होता है, वहां पे खींचा चला आता है एयर जो है ना। जहां जो दबाव है, तो दबाव से एयर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। दबाव कम होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा। क्लियर है। उसी तरीके से ये क्या होती है, फिर एल्वोलाई में ये खींची हुई चली आती है। क्लियर हुआ। ये इंस्पिरेशन होती है, इस तरीके से आप श्वास लेते हैं। अब एक्सपिरेशन क्या होता है, निश्वासन क्या होता है। निश्वासन के दौरान इंटरकोस्टल जो पेशियां होती है, डायफ्राम, दोनों क्या हुई, रिलैक्स हो गई। क्लियर है। और रिलैक्स होते ही इनके शिथिल होने से आपकी थोरेसिक कैविटी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यस या नो। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, दबाव बढ़ने से जो भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है, वो क्या होगी, एयर पाथ से होके बाहर निकल जाएगी। बाहर। क्लियर है। और वायु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन कहलाता है। एक्सपिरेशन। समझ आया, डाउट तो नहीं। नो सर। ठीक है। उपयुक्त दोनों क्रियाओं अर्थात प्रश्वसन और निश्वासन का क्रम क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप पूरे लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। या एक स्वतः प्रेरित सेल्फ इंड्यूस्ड क्रिया है ना, स्वतः। कई बार आपका ध्यान नहीं होता फिर भी चलता रहता। क्लियर है। ये अपने आप चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी के कारण हर एक श्वास के साथ वायु का भीतर खिंचाना और फिर बाहर निकलना जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। क्लियर। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये दो प्रोसेस। अब हम देखते हैं गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ना। अब इंस्पिरेशन किया आपने, वायु अंदर आ गई, ठीक है। अब वायु में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसे होगा। शरीर के अंदर गैसों का विनिमय या आदान प्रदान सैकड़ों में विद्यमान किसमें होता है, एल्वियोले में। एवं इनके चारों ओर स्थित जो ब्लड सेल्स हैं उसके बीच में होती है ना। जो आपका एल्वोइली है उसके चारों तरफ जो ब्लड सेल्स मौजूद है उसके बीच में होंगी। क्लियर है। जिसे बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। सेल्स के बीच, ब्लड सेल्स के बीच जो रेस्पिरेशन होगी और एल्वोलाई के बीच, उसको क्या कहेंगे, गैसियस एक्सटर्नल एक्सचेंज। रेस्पिरेशन। अच्छा। क्लियर है। जिसे बाह्य जी श्वसन सर। या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तथा रक्त कोशिकाओं जो ब्लड सेल्स हैं एवं शरीर की टिश्यूज, है ना, जो टिश्यू सेल्स हैं उसके बीच जो इंटरनल जो श्वसन होगी, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है। एक तो ब्लड सेल्स हो गई और दूसरा कौन सा हो गया, टिश्यू सेल, उत्तक कोशिका। क्लियर है। पहला रेस्पिरेशन किसके बीच में हुआ, ब्लड सेल्स और एल्वोलाई। यस। और सेकंड क्या होगा, किसके साथ होगा, ब्लड सेल्स और टिश्यू सेल्स। क्योंकि उसके बाद मसल्स में जाएगा ना। यस या नो। यस सर। उसके बाद ही टिश्यू सेल के बाद ही तो आगे बढ़ेगा। क्लियर हुआ। जी सर। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों स्थानों पर होता है गैसों का जो डिफ्यूजन है। वो भौतिकी के प्रारंभिक नियम के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉस ऑफ फिजिक्स, हाई प्रेशर की बजाय लो प्रेशर की ओर होता है। जो डिफ्यूजन होता है किस साइड होता है, हाई लो प्रेशर की प्रेशर। बजाय लो लो प्रेशर की प्रेशर। तरफ। तो जिधर लो प्रेशर होगा गैसेस उस वहीं तरफ जाएंगे। जाएंगी। क्लियर है। जी सर। आपने कभी गैस भरते देखा हाँ देखा है सर, चैम्बर में। है ना। गैस के ऊपर एक सिलेंडर रख देते हैं,
ऊपर वाला सिलेंडर भरा हुआ है, नीचे वाला सिलेंडर खाली है, हाँ, तो गैस किधर की क्वेश्चन तरफ मूव करती है? नीचे डाउन साइड। खाली वाले की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे दबाव लो प्रेशर कम कम है, है। लो प्रेशर है। समझ आया? यस सर। ये आप सिंपल एग्जांपल देखते होंगे अपने डेली लाइफ में ही, है ना? हाँ। बस ये नहीं पता होगा कि ये फिजिक्स का नियम है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना? सेम प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में। क्लियर हुआ? हाँ सर। चल। अब श्वास के साथ अंदर ली हुई प्रश्वसित वायु में कई गैसें होती हैं। जब आप इनहेल करते हैं ना, जब आप इनहेलेशन करते हैं, तो उसमें कई सारे गैसेस होती हैं जो श्वास के साथ अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी होती है? आपका नाइट्रोजन 79% होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके बाद 21% होता है जो कार्बन, आपका ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। क्लियर है? बाकी जो जल वाष्प है, वाटर वेपर्स हैं, है ना, और अदर गैसेस हैं, वो काफी कम मात्रा में होती हैं, बहुत ही लेस होता है। क्लियर? सर ये पूछना था, जैसे नाइट्रोजन है 79%, ये इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है क्या? 78, 79, या फिर वहां आएगा हो यही सब। एग्जिट यही आएगा? अगर जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन ये नहीं आता है कितने परसेंट होता है ना? इसमें जो जी क्वेश्चन बना है अभी तक, वो इस तरीके से बनेगा, और बना भी है कई बार, कि जो इनहेलेशन वाला जो होता है, उसमें गैसेस को उसके क्रम के अनुसार लगाएं, सबसे ज्यादा से सबसे कम, या सबसे कम से सबसे ज्यादा। ठीक है नीतू जी, क्वेश्चन ऐसे बनता है। जी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है। एनटीए इतना आसान तो आपसे पूछने वाला है नहीं। जी जी, वो तो नेचुरल है सर, वो उतना तो लेते ही हैं अपन। ठीक है। जी ये वैरी कर जाता है कई जगह पे, अलग अलग जो राइटर्स है। देखिए, एनाटॉमी की कई सारी चीजें ऐसी है ना, जो चेंजेस होती रहती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इतना ही होता है, कोई चीज एग्जैक्ट नहीं है साइंस में। क्लियर है? ओके सिचुएशन सर। के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। ठीक है नीतू जी, आकांक्षा जी, प्रियंका जी, समझ आया? यस सर, तो आप क्लियर। एक चीज को यस। रट्टा मार के नहीं चलेंगे। ठीक है ना? साइंस एक ऐसी चीज है, जितने रिसर्चेस होते हैं उतनी चीजें बाहर निकल के आती हैं, और पिछला रिकॉर्ड ही उसको, जो पिछला डाटा है वो नए डाटे में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। क्लियर है ना? साइंस इसीलिए कहते हैं कि साइंस रिसर्च के लिए हमेशा तैयार है, और साइंस रिसर्च का विषय है। जितना रिसर्च होगा, जो पुराने डाटा है वो चेंज होते जाएंगे, है ना? क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ही तो वो चीजें चलेगी ना। अब अभी आप श्वासों की गति आपकी नॉर्मल है ना, क्योंकि बैठे हुए हैं। अभी आप भागना शुरू कर दें, चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा सर। आपने पढ़ा था ना उपनिषद, शायद अभी नहीं पढ़ा हो आपने, या हठा के ग्रंथ में भी आई थिंक कहीं था, कि खाते समय श्वासों की कितनी होती है, कितने श्वास होता है। हाँ, सोने पर वैसे अलग सोने पर अलग होता है। हर क्रिया के समय अलग अलग है श्वास अलग होता प्रश्वास। है, तो आप इसको कह नहीं सकते। अब इन्होंने कहा 12 से 16 बार होती है, 16 से 20 बार होती है। आप कहोगे सर नहीं, हाँ, अलग जब मैं अलग खाना होता खा रही होती हूँ तो अलग होता है, जब चल रही होती हूँ तो अलग होता है। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि साइंस गलत है। है ना? वैरी करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। अब आप ऐसी जगह पे हो जहां एक बंद कमरे में हो, है ना, और बिल्कुल घुटन हो रही है, आप कहोगे सर उसमें नाइट्रोजन 79% कहाँ आ रहा है? यस या नो? आप किसी आग के यस। सामने खड़े हो जाओ, तो या तो रात में पीपल के सामने, पीपल के पेड़ के नीचे सो जाओ, तो उसमें आपको मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, हाँ। है ना? जो सिगरेट का धुआं ले रहे हैं वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैरी कर जाएगा। लेकिन हम्म। अगर आपको
मोटा मोटी याद रखना हो कि सर कितना होगा, तो वो 79% होगा। क्लियर है? यस सर। जी जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। मेनली इनको अब हम देख, सीक्वेंस में याद रखें कि कौन सा ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑक्सीजन उससे इंपॉर्टेंट है। कम, कार्बन, यस सर, कार्बन हाँ जी, डाइऑक्साइड ये से। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सर ये भी सबसे, इम्पोर्टेंट ये भी होगा क्या, हाँ, जैसे हम लेते तो इतना है और जब वापस जाता है तो इतना ही जाएगा, उसमें कुछ कम ज्यादा होगा ना? परिवर्तन होता है। जी जी जी। ठीक है, परिवर्तन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0.04% ले रहे थे, लेकिन जो अंदर की क्रियाएं होंगी उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा ना, हाँ, बढ़ जाएगा, 3 to तो 4% बाहर हो छोड़ते जाएगा। टाइम ये बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, 16% तक मतलब कम हो जाएगा ऑक्सीजन, बिल्कुल, वो क्योंकि अंदर अंदर पूरा बॉडी द्वारा जनरेशन यूज हो कर जाएगा, लिया जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, यस सर। क्लियर हुआ? जी सर। वो तो सिंपल सा है ना, आप ये इस चीज को समझो तो, है ना, कि जब छोड़ रहे हैं तो उसमें प्रोसेस हुआ ना अंदर, और अंदर प्रोसेस के बाद कम ज्यादा हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अब देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ना। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो एल्वोलाई में पहुंचता है। पहले एयर कहाँ पहुंचा, वायु एल्वोलाई में। एल्वियोली में जब पहुंचा तो वायु कोशों के चारों ओर स्थित जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। परफेक्ट। तो ये कहाँ पे घूम रहा है, एल्वोलाई के चारों तरफ है ये। क्यों है? क्योंकि ये लेके आया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा ब्लड से। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी लेके आ रहा है, ये होगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी के जो सेल्स हैं, सेल, अब जो सेल जाल में विद्यमान ब्लड के नजदीक संपर्क में रहती हैं, है ना। जो आर्टरीज हैं वो किसके संपर्क में रहती हैं, ब्लड के संपर्क में, जो सेल है ना उसके संपर्क में रहती हैं, ब्लड सेल्स के संपर्क में। और 100 मिलीमीटर जो पारे के दाव पर मरकरी के प्रेशर की बात करें तो वायु कोशों में विद्यमान ऑक्सीजन किधर जाता है, 40 मिलीमीटर पारे के दाव पर वेन्स ब्लड में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। 100 मिलीमीटर जो पारा है, पारे की दाव पे हम नापते हैं ना, प्रेशर को पारे पे नापते हैं। क्लियर है? तो इसमें किसमें, जो वायु कोश में विद्यमान ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने मिलीमीटर पारे पे है, 100 मिलीमीटर पे, जो एल्वोलाई में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसके संपर्क में आ जाती है, 40 मिलीमीटर पारे के दाव पर वेन्स ब्लड में। वेन्स में कौन सा ब्लड है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। डीऑक्सीजेटेड डीऑक्सी ये वो वाला ब्लड है, पल्मोनरी वेन्स है ये। अशुद्ध रक्त हो गया सर, फिर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी समझ आया? ये वो वाला ब्लड है जिसमें कौन सा है, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजनेटेड है। क्लियर है? यस सर। और उसमें जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आता है। तो अब ये ट्रांसफर होगा, यस या नो? हाँ एक तरफ दाब यस ज्यादा है, सर। एक तरफ दाब कम है, प्रेशर कम है। हाँ, तो जहाँ प्रेशर कम होगा वहां डाइवर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। इसीलिए जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते गैस ब्लड में ट्रांसफर होती रहती है। यही नियम है ना। हाँ सर। अब जब दोनों बराबर हो गया तो ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी समय रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जो रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या होगा, 46 मिलीमीटर पारे मरकरी के दाव पर वायु कोश जो एल्वोलाई है
कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में 40 मिलीमीटर पारे के ऊपर आती है। समझ आया? एल्वोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्वेओली में कितने परसेंट होगा? 0. एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर से आया है कितने परसेंट आया है? 0.4%। 0.04%। 0.04%। वो किसके संपर्क में आएगा? ऑक्साइड, सेल कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड 46 मिलीमीटर पे है वो किस में आता है? एल्वोलाई के 40% पे। हाँ, एल्वेओलाई के 40%। अब यहां से गैसेस का एक्सचेंज कहाँ आ जाएंगी? एल्वोलाई में आ जाएंगी, है ना? क्योंकि 40% था, अब बराबर होगा, 6% उधर रिलीज होगा। तो इधर भी 40 हो इस जाएगा। प्रकार अब दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी, 40-40 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा। तो गैस के बाहर विसरित जो एल्वोलाई में आ जाती है, इस प्रकार निश्वसित वायु की गैसीय संरचना क्या हो गई? चेंज हो गई। जो आई थी और अब जो जा रही है वो दोनों अब चेंज हो गया, है ना? ऑक्सीजन जो था इधर आया, कार्बन डाइऑक्साइड उधर उधर गया। चला गया। अब जो ऑक्सीजन था वो वापिस कौन है? जो वेन्स में जो ब्लड है वो लेके कहां पहुंच गई? हार्ट में। लेकिन एल्वोलाई लेके कहां जाएगी? वो ब्लड को, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बाहर छोड़ेगी। निकाल। क्लियर है? अब एल्वोलाई से कहां छोड़ा जाएगा? बाहर छोड़ दिया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उधर ट्रांसफर हुआ। क्लियर हुआ? यस या नो? अर्थात इनमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, नाइट्रोजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहती है। अधिक रहता है। यस। क्लियर हुआ? यस या नो? हाँ हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड नीतू जी, पलक जी, यस सर। सभी हम सब करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक कह रहे हो। चल, बढ़िया, ठीक है। ये गैसेस का विनिमय था, गैसेस का एक्सचेंज था। किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है? ब्लड के बीच में और एल्वोलाई के बीच में, ब्लड सेल्स और एल्वोलाई के बीच में। क्लियर है? निश्वसित वायु की संरचना निम्न प्रकार होती है ना? जो निश्वसित वायु थी उसकी संरचना आप देखिए चेंज हो गई। 79 नाइट्रोजन तो सेम है ना? 79 का 79%। वो जैसे आया वैसे गया, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं हुई। क्रिया हुई कि नाइट्रोजन में क्रिया हुई क्या? नहीं, वैसे का वैसे ही सेम। ठीक है, क्रिया किसके साथ हुई? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां चेंज हो गया, ऑक्सीजन 16% बाहर जा रहा है, 4% यूटिलाइज किया। किसने? बॉडी ने। यस सर, बॉडी ने ले लिया। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% था, लेकिन बाहर कितना जा रहा है? 4 to 5%। 4.5%। और यहां बढ़ने का रीजन एक चीज और था, जो सेल्स में क्रियाएं हुई हैं उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। हाँ यस सर। वो वाले भी तो छोड़ी जाएंगी बाहर। क्लियर हुआ? इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई जब आप बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक। अब हम देखते हैं इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है ना? अभी हमने एल्वोलाई में देखा गैसेस का एक्सचेंज। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? बाह्य श्वसन में जो एल्वोलाई में विद्यमान ऑक्सीजन डिफ्यूजन द्वारा धमनियों की कोशिकाओं के सेल में के रक्त में मिल जाती है ना? जो आर्टरी में जो सेल है ना, रक्त के जो कोशिकाओं के रक्त में शामिल हो जाती है ना? जो सेल्स हैं उसके ब्लड में शामिल हो जाती हैं।
कुछ ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा में घुल जाती हैं, है ना, कुछ ऑक्सीजन कहाँ घुल जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा में घुल गई, तथा शेष का है जो बाकी बचा हुआ है वो हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है। क्लियर हुआ? पहले आर्टरी के ब्लड सेल्स में, उसके बाद प्लाज्मा में, और लास्ट में किस में, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सी जिसे अब हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले वो हीमोग्लोबिन था, जब ऑक्सीजन उसमें आ गया तो क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? और यह रक्त शुद्ध माना जाता है। अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया। शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन्स द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है ना, किसमें आएगा, लेफ्ट किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचेगा और फिर बाएं नीले में पहुंचकर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचकर लेफ्ट वेंट्रिकल, सर ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल। सर ये तो इम्प्योर ब्लड है ना? कहां से इम्प्योर आ गया, सर ये लिखा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले मुझे आप ये बताइए, पल्मोनरी वेन्स में कौन सी ब्लड होती है, हाँ पल्मरी वेन्स में तो प्योर ब्लड होगा। हाँ परफेक्ट, तो ऊपर लिखा हुआ तो है ना, ये रहा ना, शुद्ध रक्त पल्मरी वेन्स, हाँ शुद्ध रक्त, ठीक है ओके यस। ठीक है। पल्मोनरी वेन्स द्वारा हृदय के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचकर एरोटा के थ्रू शाखाओं एवं उपशाखाओं में होता हुआ संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। एओर्टा से आर्टरीज में होता हुआ पूरे बॉडी में फैल इसको जाता है। पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब शरीर की जो उत्तक कोशिका है, टिश्यू सेल एवं धमनीय रक्त, आर्टरीज ब्लड, आर्टेरियल जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं, में ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है। किसमें, जो टिश्यू सेल्स हैं, है ना, और धमनीय रक्त, आर्टरीय जो ब्लड होती हैं, आर्टरियल जो ब्लड सेल्स है उसमें क्या है, ऑक्सीजन का जो दबाव है वो कम है, प्रेशर कम होता है, जिससे विसरण द्वारा रक्त की ऑक्सीजन कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है? यहां पे दबाव कम था, कहां पे, जो आर्टरी के बीच, जो आर्टरियल में जो ब्लड सेल्स थे, है ना, उसमें प्रेशर क्या था, कम था, जिससे क्या होगा, ये डिफ्यूजन द्वारा रक्त की ऑक्सीजन कोशिकाओं के रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है? पहले कहां पे हुआ, एल्वोली में और ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में। अब कहां हो रहा है, टिश्यू सेल में, और टिश्यू सेल, किसके बीच, सेल्स में और टिश्यू सेल में। सेल्स और टिश्यू सेल्स। क्लियर हुआ? जिसके द्वारा रक्त की जो ऑक्सीजन होती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है ना, जो ब्लड में ऑक्सीजन आया है वो क्या होगा, कोशिकाओं के रक्त के बीच, सेल के अंदर जो, है ना, सेल के अंदर जो गैसेस है उसमें एक्सचेंज होगा, ब्लड में, ब्लड के ऑक्सीजन में और सेल के ऑक्सीजन में, अब इन दोनों में चेंज होगा। क्लियर हुआ? यहां उत्तक कोशिकाओं में, टिश्यू सेल में ऑक्सीजन का दबाव कम रहता है, जिससे विसरण द्वारा रक्त की ऑक्सीजन कोशिकाओं की भित्ति जो सेल वॉल को पार करके उत्तक कोशिकाओं में चली जाती है। कहां चली जाती है, टिश्यू सेल में।
मैंने आपको जब वॉल पढ़ाया था, सेल वॉल पढ़ाया था, याद है? तो सेल वॉल में मैंने आपको एक चीज बताया था कि वहां से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सकता है। यस या नो? बाहर आ जा सकती हैं आराम से उसकी लाइनिंग एक्सचेंज से। लाइनिंग से, मेम्ब्रेन से। वो इसी के लिए होती हैं। क्लियर है? और इसकी मात्रा कितना होगा एक्सचेंज किस पे डिपेंड करेगा? जो आपके जो टिश्यूज है उसकी एक्टिवनेस के ऊपर। कितना एक्टिव है आपका टिश्यूज। जैसे बहुत सारे टिश्यूज क्या है, जैसे आईज की टिश्यूज है ना, या तो ब्रेन की है, ये कंटिन्यूअस यूज होती रहती है। यस या नो? तो इनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा चाहिए होगी और ज्यादा सप्लाई। क्लियर है? यस या नो? हाँ सर। प्रोसेस समझ आया? इंटरसेल्यूलर और सेल्यूलर रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? पल्मोनरी सिंपल है, लंग्स में हो रहा है, और इंटरसेल्यूलर कहां हो रहा है? बिटवीन द सेल एंड टिश्यूज। क्लियर हो गया? यस या नो? सर यहाँ से दोबारा बता देंगे सर, एल्वोली में जब रक्त गया हमारा, ये ऑक्सीजन गया, उसके बाद समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीजन जब एल्वोलाई में गया, है ना, एल्वोलाई में ऑक्सीजन नहीं गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी एल्वोलाई में आया था। कितना परसेंट आया था? 21%। बताइए कितना परसेंट आया था? 21%। 21%। ये कहाँ आया है? एल्वोलाई। अब एल्वोलाई में जब, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया था? 0.04%। 4%। लेकिन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया था कहाँ? एल्वोलाई के पास। यस या नो? हाँ। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया है, तो ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कम है। यस या नो? हाँ, और कम कार्बन है, डाइऑक्साइड ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा है। अब क्योंकि उधर से ऑक्सीजन आ चुका है, तो हमें लेना क्या है? हमारे यूज के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। तो अब जो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां से गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू होगा। जो पल्मोनरी ऊपर वाला हिस्सा, दो देखेंगे आप, जो पल्मोनरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना एल्वोलाई का, ऊपर से जो कैपिलरीज है वो किसकी कैपिलरीज है? जो ऑक्सीजनेटेड है। नीचे वेन्स की नीचे लगी हुई है और आर्टरीज की ऊपर लगी हुई है। ट्रैकिया के थ्रू जो नीचे आ रहा है वो ट्रैकिया किस में लेके आया? एल्वोइली में। ठीक है। हाँ। अब जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? यहां से 21% से, आप देखिए 70, यहाँ पे 21 जो परसेंट था, वहां से 4% इसने यूज किया, 5%। 5। ठीक है। 5% ऑक्सीजन किसने ले लिया? ब्लड ने। और ये कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में। यस या नो? क्योंकि पल्मोनरी हाँ, वेन्स में कौन सा रक्त होगा? प्योर। प्योर रक्त। शुद्ध रक्त। क्लियर हुआ? अब यहाँ गैसेस के एक्सचेंज में देखिए बाहर कितना निकल रहा है? ऑक्सीजन 16% ही बाहर गया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया 4.5%, जो कि आया था 0.04%। 0.04। पूरा ज्यादा से ज्यादा हो गया। क्लियर हुआ? पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया था वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था, उसने उसको कहाँ छोड़ा? एल्वोलाई में। और पल्मोनरी जो वेन्स थी आपकी, है ना, पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजन को लेके वापिस आ गया कहाँ? हार्ट में। क्लियर हुआ? यस या नो? जी सर।
अब एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसको कहां भेजा गया? पूरी बॉडी में। अब वो ऑक्सीजनेटेड है तो वो ब्लड अब किसके द्वारा खींचा जाएगा? सेल्स के द्वारा, जो टिश्यूज हैं, जी। है ना? अभी ब्लड सेल्स में है, अभी जो ऑक्सीजन है वो किस में है? ब्लड सेल्स में। अब उसको कहां जाना है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट उसको यूज करेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में टिश्यू सेल होते हैं, यस या नो? सेल से क्या बना? टिश्यू, जिसको हम कहते हैं टिश्यू सेल। क्लियर हुआ? जी। अब जो एक्सचेंज होगा वो कैसे, क्या होगा? अब एक्सचेंज होगा ब्लड सेल से ऑक्सीजन जो है वो कहां जाएगा? टिश्यू सेल में। क्लियर हुआ? यस या नो? जी। जी। और टिश्यू सेल जो ऑर्गन्स है वो उसको यूज करेगा, उस ऑक्सीजन को। समझ आ गया? ये पूरा प्रोसेस मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने जितना भी पढ़ा है अभी तक। जी। जी। अभी भी कोई डाउट? ये क्लियर है अब? क्लियर है सर। ठीक। इसी समय टिश्यू में निर्मित, मैंने यही चीज बताया था आपको ना, जो टिश्यूज में जो ऑलरेडी बनी है, क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? किससे? जो फैट का मेटाबॉलिज्म हुआ, जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म हुआ उससे वेस्ट मटेरियल क्रिएट हुआ, वो डिफ्यूजन द्वारा किस में छोड़ दी जाएंगी? उसने ऑक्सीजन ले लिया, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया, और अब छोड़ेगा क्या? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ठीक है? टिश्यू में प्रेशर कम था। टिश्यू में प्रेशर कम क्यों था? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे कम थी, और सेल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, तो सेल से इधर ट्रांसफर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? ब्लड में। ओके, नेट अभी आ रही है वॉइस? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। ठीक है। तो टिश्यूज में जो दबाव था, वो जो प्रेशर था, वो क्या था? कम था। इसलिए ऑक्सीजन किधर गया? ऑक्सीजन में जो दबाव था वो ज्यादा था, जो सेल में, जो ब्लड सेल्स था उसके में ऑक्सीजन थी, है ना? तो ऑक्सीजन वाला दबाव क्या था? ज्यादा था। कहां ट्रांसफर हो गया? टिश्यू में। और टिश्यू वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ट्रांसफर हो गया ब्लड सेल्स में। अब ये वापिस ब्लड सेल्स लेके कहां पहुंच जाएंगी? फिर एल्वोलाई में, और फिर ये प्रोसेस पूरा चलता रहे। चलता रहे, कंटिन्यूस। क्लियर? अब ये कोशिकाओं के बीच गैस का आदान प्रदान, विनिमय अर्थात आंतरिक श्वसन होता है। इन कोशिकाओं का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अर्थात अशुद्ध रक्त क्रमशः बड़ी सिराओं से, वेन से होता हुआ अंत में अपर और लोअर वेना कावा द्वारा हृदय के राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा, है ना? जो ब्लड लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पहुंच जाएगा? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ हार्ट में, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से फिर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फिर लेके जाया जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से आएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सामान्य श्वसन में श्वसन और परश्वसन, इंस्पिरेशन और के तुरंत बाद क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है ना? पहले इंस्पिरेशन और फिर एक्सपिरेशन, जिसके पश्चात पुनः श्वसन होने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए विराम लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग? कुंभक। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति है। है ना? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, तीन अलग अलग, है ना? और बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी जो आखिरी चला जाता है ना। चौथा है, तो लास्ट, जो फोर्थ। वृत्ति है वो वाला प्रोसेस क्या है? जो कुछ क्षण के लिए आप रुकते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में। एक्सपिरेशन के बीच। क्लियर है? जिसे क्या कहा जाता है? विराम काल या पॉज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटवीन द रेस्पिरेशन
व्हाट इज पॉज? विराम क्या है? तो इंस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच जो एक पॉज होता है, जो समय मिलता है, जहां ना तो इंस्पिरेशन हो रहा ना एक्सपिरेशन हो रहा, दैट इज कॉल्ड पॉज। इस प्रकार प्रश्वसन, निश्वसन तथा विराम काल तीनों के द्वारा ही एक साइकिल बनता है। इन तीनों को मिला के क्या होता है? एक साइकिल। 1 मिनट में जितने श्वसन चक्र संपन्न हो जाते हैं वह श्वसन दर कहलाती है ना। 1 मिनट के अंदर आप जो भी इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और पॉज है, उन सबको मिला के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं। वयस्क व्यक्तियों में विश्राम के समय अगर आप रेस्ट मोड में है तो श्वसन दर कितना होता है? 16 से 20 बार होती है। छोटे बच्चों की श्वसन दर कितनी होती है? 25 से 40 बार, 25 to 40 टाइम्स। और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्वसन दर कुछ अधिक ही रहती है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही रहता है इन फीमेल। अधिक परिश्रम, भागदौड़ आदि के समय श्वसन दर बढ़ जाती है। जैसे ही जैसे आपकी, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी श्वसन दर बढ़ती है। क्लियर है? हाँ सर। सामान्यतः श्वसन क्रिया की दर शरीर की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकता के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है ना। जो भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी जितनी भी, उसके अकॉर्डिंग ये घटेगा भी और बढ़ेगा भी। शारीरिक श्रम के समय श्वसन दर के बढ़ने का यही कारण, जब आप कोई वर्क करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, है ना। डिमांड और सप्लाई क्या है? एक दूसरे के पूरक है। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई, डिमांड कम होगा तो सप्लाई भी कम सप्लाई भी होगा। कम होगा। क्लियर है? क्योंकि इस समय टिश्यूज एवं वायुकोश को अधिक ऊर्जा की अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ना। अधिक ऊर्जा के लिए क्या होगी? अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। और ऑक्सीजन की आवश्यकता घटने पर, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता घट जाती है, जब ऑक्सीजन आपको ज्यादा नहीं चाहिए, जैसा कि विश्राम के समय, है ना, जब आप रेस्ट मोड में होते हैं, तो यह दर पुनः सामान्य हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। क्लियर? हाइपोक्सिया क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। आपके इसमें सिलेबस में टर्मोलॉजी है एक, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव शरीर के जो टिश्यूज हैं को पर्याप्त होमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना। होमोस्टेसिस क्या है? एक प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर आप क्या कहेंगे, जैसे ठंडियों के टाइम में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। उस ठंडी को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है ना, बाहर के टेम्परेचर के साथ तालमेल बना लेता है। गर्मियों में अगर अभी आप बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, आपका बॉडी क्या होता है, उसको एडजस्ट करता है। यस या नो? घर पे आते हैं तो घर के टेम्परेचर के साथ खुद को मेंटेन कर लेता है। यस? यस। अगर आप एसी में बैठे हैं उसके साथ तालमेल बिठा लेता है। समझ आया? तो ये जो प्रोसेस है ये क्या नेचुरली है, आप नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, नॉर्मली हो रहा है। ये नेचुरल है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस चलता रहता है। यस या नो? ठीक है। तो ये जो जैसे 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये तो बायोलॉजिकल है ना, उसको मेंटेन करके रखना, तो ये बोलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्लियर है? तो जब बायोलॉजिकल जो होमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। तभी तो टिश्यूज हैं जो अपना वर्क करेंगी ना प्रॉपर तरीके से, सेल्स अपना वर्क करेगा। अगर नहीं मिलेगी तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, ऊतकों को अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है ना। ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है, सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, जो या तो कम रक्त आपूर्ति या रक्त में कम ऑक्सीजन सामग्री के कारण होती है, या तो ब्लड का सप्लाई ही कम हो,
ये भी हो सकता है ना, या तो ब्लड जो सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो। दो कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? ऑक्सीजन की कमी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आपने देखा है जब हाइट, आपने कहीं ट्रैवल किया हो पहाड़ों पे, पहाड़ों की जितनी ऊपर मतलब ऊंचाई पे चले जाएं आप, ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्या होती है, लेवल कम हो मात्रा जाता है, कम हो जाता है। कम होती चले जाती है। क्लियर है? और जब वो कम होती हैं तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है ना? बीपी लो का देख लीजिए आप, ब्लड प्रेशर लो का। यस। हाँ जब ब्लड प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं होगा। हाँ, इसी वजह से चक्कर आते हैं। सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए था वर्क करने के लिए, ब्रेन सेल्स को, तो ब्रेन सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेटेड रहती हैं। अब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, क्यों हुई? क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं हुई। क्लियर है? अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो सेल है, सेल्स क्या हो जाएंगी, अपना वर्क करना कम कर देगी, डेड होने लगेंगी। क्लियर है? हाँ और हाथ पैर आपके सुन्न होने लगेंगे। उसका रीजन, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जो हाँ, टिश्यूज है वो डेड होने लगेंगे। डेड होने लगता है। क्लियर है? हाँ, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। जहां आपकी जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, उससे कम मात्रा में सप्लाई। क्लियर है? और ऑक्सीजन की कमी की जो स्थिति है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और एनेक्सिया शब्द का उपयोग शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के पूर्ण अभाव के मामले में किया जाता है। जब पूरी तरीके से अभाव हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। कम मिल रहा हो तो हाइपोक्सिया, और जब बिल्कुल ना मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया। और उस कंडीशंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। यस या नो? और अंदर का दबाव जो है, प्रेशर कम है, और बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा ज्यादा है, है। तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया? जी सर। ये आपका, हाँ, कुछ कह रही है, किनका हैंड रेज है, किसी का ना? हाँ जी सर। तो सर प्राणायाम के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिससे हम ऑक्सीजन को और भी बढ़ा सके? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सर हम ऑक्सीजन 21 की बजाय 20%, 40% ले लेते हैं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। एक रेशियो में ही चलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ब्रीदिंग पैटर्न के प्रति आप कॉन्शियस हो जाते हैं, क्लियर है, तो कॉन्शियस होने के बाद वो सप्लाई जो है वो प्रॉपर पूरी बॉडी में और ब्रेन तक प्रॉपर होती है। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम जाती है। अभी जो आप श्वसन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इतना छोटा सा लिया और इतना छोटा सा बाहर कर दिया। जी यस सर। या नो? यस सर। वो पता चला पूरी बॉडी तक भी नहीं जा पाया है ऑक्सीजन, आपको पता है हम्म। क्यों? पर क्योंकि आपने लिया पर ही सर इतना और छोड़ दिया। एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज वो करते हैं जो हमारे मतलब पसीने आते हैं, तो हम तो उस टाइम ज्यादा लेते हैं, ज्यादा डिमांड भी होती है, सप्लाई भी होता होगा उस टाइम, है ना? यस। तो मतलब फिर भी अगर मतलब कम, अगर मान के चलो कि कम ऑक्सीजन मिला तो ये हाइपोक्सिया होगा। आपको थकावट फील कैसे होने लग जाती है?
आप थोड़ा सा रनिंग करके आइए, आपकी ब्रीदिंग रेट बिल्कुल हाई हो जाएगी, चेस्ट में कंजक्शन फील होना शुरू हो जाएगा, है ना। शरीर में थकावट फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी उतनी नहीं मिली। वो ऑक्सीजन की कमी का सिचुएशन है। ये स्पोर्ट्स प्लेयर में मोस्टली ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। या तो कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें एनर्जी ज्यादा लग रही हो, कंटिन्यूअस एक्टिविटी जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, यस या नो, जिन्होंने किया होगा डांस। डांस ज्यादा जी से ज्यादा सर, 10 मिनट इसमें कर पाते हैं, 10 से 12 15 मिनट। हाँ जी सर, जुम्बा में इसमें सर, ब्रीथ जुम्बा पे फोकस। कॉन्शियस नहीं है ना वहां पे आप ब्रीथ को लेके, लेकिन यौगिक प्रक्रिया जो है वो स्लो है ना। तो वहां पे जो इनहेलेशन है वो डीप है, ना कि जल्दी। जल्दी में और डीप में फर्क है ना। प्राणायाम जो प्रोसेस है दैट इज स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। एक्सरसाइज जो है इन दैट यू आर जस्ट टेकिंग द ब्रीथ रैपिडली, है ना। कंटिन्यूअसली यस सर। मल्टीपल ब्रीदिंग यू आर डूइंग देयर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन pranayam and when you are doing the exercises. Clear है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल हम नर्वस सिस्टम पे मूव करेंगे।